हेलो कम्युनिटी मेंबर्स, वेलकम यू ऑल। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमारा जो मेजोरिटी पोर्शन है इंडियन सोसाइटी के सिलेबस का, यूपीएससी का, तो वो एक प्रकार से कवर कर दिया गया है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको भी विश्वास नहीं होगा हम लोगों ने कितना अभी तक कवर कर दिया है अपने टॉपिक को इंडियन सोसाइटी की। आप यहाँ पर देखो, ये यूपीएससी मेंस का सिलेबस है। आपको ही पता है इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आती है। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी इसमें आपका कवर होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो सोसाइटी के क्या टॉपिक्स है। सैलेड फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कमेंट सेक्शन में जवाब दो, हमने कवर किया है कि नहीं। काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में 2-3 लेक्चर इसका हमने लिया है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भर भर के हमने इस पर लेक्चर्स लिए हैं। रोल ऑफ वुमेन, 5 लेक्चर्स हमने 1-1 घंटे 1.5 घंटे का लिया है। तो रोमिन से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो चुकी होंगी। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज को भी हमने कवर किया है। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये आपका लेटेस्ट लेक्चर जो हमने डाली है अप्रोक्स 2 घंटे की। तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक्स है इंडियन सोसाइटी की, आप देख सकते हो किस प्रकार से धाराशाही हमने कर दी है। एंड आगे ही इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। तो बेसिकली अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडी। अब देखो, इसको समझने के लिए ना आपको ध्यान में रखना है कि यू ऑलरेडी लिव इन द अर्बन एरियाज। बहुत सारे लोग आप होंगे जहां पर अर्बन एरियाज में रह रहे होंगे, सिटीज में रह रहे होंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है अपने आसपास के इश्यूज से। आपको अगर कहीं पर फ्लडिंग नजर आ रही होगी बिकॉज ऑफ द ह्यूज रेनफॉल, तो वो भी एक अर्बन प्रॉब्लम्स ही है। साथ ही साथ हो सकता है आपको गार्बेज की प्रॉब्लम्स नजर आ रही होंगी, वो प्रॉपर से एक प्रकार से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वो भी एक प्रकार से अर्बन प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हमने चलो इन सब चीजों की बात की, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। माय पॉइंट हियर इज, आपको अपनी आंखें खोल कर रखनी है, कॉन्शियस रहना है कि आसपास में चीजें क्या चल रही है। अगर आपको इस प्रकार से कॉन्शियसनेस बनाते हो तो जाहिर सी बात है सारी जो इश्यूज है ना आपको समझ में आने लगेगी एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, हम लोग रहते हैं जीते हैं अपने सोसाइटी के साथ। तो जाहिर सी बात है जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें दिखने चाहिए, आराम से दिखेंगे, बस एक पर नजर गड़ाने की जरूरत होती है तो हमें चीजें समझ में आ जाती है। उसी प्रकार से हमने वुमेन से रिलेटेड इश्यू की बात की थी। हमने बोला था कि आप जो है एक प्रकार से व्यूअर के रूप में रहो, एक प्रकार से देखो आपके फैमिली में क्या होता है, आपके सोसाइटी में क्या होता है, ठीक है, इन द स्टेट वहां पर क्या होता है, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, तो आप चीजें अच्छे से ग्रैप्स करोगे। तो क्या मेरी पॉइंट आपको समझ में आ रही है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड अल्टीमेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर वहीं से मिलती है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में हमने 2-3 आर्टिकल्स भी शेयर करना शुरू किया है टेलीग्राम चैनल पर, जो कहीं ना कहीं आपके जो परसेप्शन है उसको ओपन करेगा। मैं आपको कोई एडिटोरियल के आर्टिकल नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट्स के आर्टिकल होते हैं अल्टीमेटली, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें हम कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं ताकि आपके परसेप्शंस और ज्यादा ओपन हो सके, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक पर्पस होता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से और आप हमें बताइए कि किस प्रकार से आपको सोसाइटी की लेक्चर बेनिफिट कर रही है, क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है भी या नहीं, आप कितनी ज्यादा बेनिफिट्स एक्सेस कर पा रहे हो, वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, मैं ही बोलता जाऊंगा दिन भर दिन रात, तो कहीं ना कहीं ये टू वे इंटरेक्शन नहीं होगी। टू वे इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप अपने रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि हम भी समझते रहें आपके क्या कोर इश्यूज हैं एंड अल्टीमेटली उसको रेक्टिफाई किया जाए। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो अगर हम बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक में आप देख सकते हो इंडियन सोसाइटी, उसमें आपका अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, देयर रेमेडी। तो सबसे पहली बात तो हम ओवरव्यू लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है अर्बनाइजेशन के टॉपिक में। बिकॉज हमने देखा डायरेक्ट टॉपिक है ये सब, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। हम ये भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही जाते हैं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो देख लो 2020 में पूछा गया है, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक द हैदराबाद एंड पुणे सजेस्ट द लास्टिंग रिमेडियल मेजर्स। कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको एक आर्टिकल शेयर किया है। जैसे आप देख रहे हो बेंगलोर में फ्लडिंग की सिचुएशन काफी हार्श हुई है, तो उसके क्या कारण है, ठीक है। और बैंगलोर से की बात करें तो मिलियन प्लस सिटीज ही है। और मिलियन प्लस मतलब क्या होता है, जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। लेस देन मिलियन प्लस मतलब क्या, जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो, वही होता है आपका मिलियन प्लस या फिर लेस देन मिलियन सिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ पर आपका ह्यूज फ्लडिंग के कारण क्या है और इसके रेमेडियल मेजर्स क्या है, आसानी से लिख सकते हो इस आंसर को, ठीक है। तो आप हमें लिखें आंसर्स, अल्टीमेटली आप देखें कि कहाँ पर आप चूक रहे हो, बिकॉज ये सब कोई भारी प्रॉब्लम्स है नहीं कि आप इस पर आंसर नहीं लिख सकते हो। हालांकि देश के लिए भारी भारी समस्या है ये, बिकॉज हर एक साल ये पता ही है कि फ्लडिंग आती ही है, आएगी, फिर भी समाधान नहीं निकलता। जब फ्लडिंग जैसी सिचुएशन या फिर माहौल बनती है तो बस एक प्रकार से जब तक ये सिचुएशन रहती है तब तक ही डिस्कशन डिबेट सब चलता है, और जब एक प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है झप जाती हैं तो इस पर डिस्कशन भी झप जाता है। ये आप सुनते ही होंगे, ये सब कोई इसी इश्यू की बात नहीं है, हर एक इश्यू की, कि कुछ समय तक काफी ज्यादा चर्चा में रहेगा, फिर मैटर शांत होने के बाद ये शांत हो जाएगा। जैसे पॉल्यूशन की ही बात कर लो, पॉल्यूशन के केस में वही है, अभी ठंड आएगी तो पॉल्यूशन पर पूरा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन एक प्रकार से इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, है कि नहीं है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो देख सकते हो आप, तो इसको आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो हर एक साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं, 2020 में आया, 2019 में आया, 2018 में आया, 2017 में आया, 2016 में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। उसमें आपका देख सकते हो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस की गई थी ना गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन भी आया है। इसका मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल ना भूले। मैंने आपको करंट अफेयर्स के सीरीज भी प्रोवाइड करने शुरू किए हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है करंट अफेयर्स को लेकर, तो देखिए उसको मैं कंटिन्यू कर पाता हूँ या नहीं, वो आपके रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करेगा। बिकॉज मैं फालतू के समय बर्बाद करने से तो कोई बेनिफिट की बात होती नहीं है, इसलिए अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आई विल क्विट दैट लेक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम बात करें विथ ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लिख सकते हो। फिर देखो फ्लडिंग का सिचुएशन वाला फिर से क्वेश्चन है, बिकॉज फ्लडिंग सब जो है ना एक कॉमन सिचुएशन बन गई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आर 3 मेगा सिटीज ऑफ द कंट्री, बट एयर पोल्यूशन इज मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली एज कम्पेयर टू द अदर टू, व्हाई इट इज सो। यहाँ पर आपका पोल्यूशन से पूछा है कि भाई साहब ये 3 मेजर सिटीज है हमें पता है, लेकिन एयर पोल्यूशन की समस्या इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है दिल्ली में, क्यों है, इसका आंसर आप लिख सकते हो। दिल्ली की एरिया देखो ना बहुत ही छोटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इनके आसपास के रीजन है वहां पर पराली जलाई जाती है, एक बात तो यही है, ठीक है। साथ ही साथ ठंड का मौसम होता है, एक्सेसिव ठंड दिल्ली में करती है, जिसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स है ना वहीं पर जमा रह जाते हैं, वो करते नहीं है, बिकॉज हवा जो है चलती नहीं है, हाई प्रेशर रहती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है। मैं आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी समझा रहा हूँ, कुछ समझ में आया। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप देखते हो। उसके बाद देख सकते हो फिर से क्वेश्चन आया है 2015 में, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट द स्मार्ट विलेजेज, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो स्मार्ट विलेजेज बनाइए, तभी जाकर स्मार्ट सिटी सस्टेन होगा। बिकॉज स्मार्ट विलेजेज मतलब क्या है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट नीड्स है वो सब प्रोवाइड करिए, नहीं तो ये लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, स्मार्ट सिटीज में जाएंगे। स्मार्ट सिटीज में क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर बर्डन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जिसके कारण आपका स्लम एरिया सब डेवलप होते हैं। तो समझ में आया किस प्रकार से मैं आपको आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इससे मैंने आपको थोड़ा एक दो पॉइंट्स बताया है, आप आंसर लिख सकते हो। मैंने फोर्डर पॉइंट दिया है, बाकी आंसर लिखना तो आपका काम है, लिखिए आंसर। आप एक और क्वेश्चन देख लो, डिस्कशन ऑफ द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन, यानी कि जिस रैपिड प्रोसेस से अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके कारण सोशल प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है। एक सोशल प्रॉब्लम्स ये है ना न्यूक्लियराइजेशन, यानी कि ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आइसोलेशन, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्लम एरियाज। चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पूरी एक प्रकार से
जो वाटर क्राइसिस है ना, इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है। तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 4-5 पॉइंट आप और ऐड करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मजा आने वाला है इस लेक्चर सीरीज में, लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम इसी प्रकार से डिस्कशन करेंगे। नाउ वी मूव टू द टेबल ऑफ कंटेंट कि आखिरकार पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात तो अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, तैयार रखना है आपको अर्बनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि अर्बनाइजेशन का इंट्रोडक्शन आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक है। तो टॉपिक पर हम इंट्रोडक्शन तैयार रखते हैं तो हमको लिखने में, फ्लो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ 1-2 पॉइंट डाटा अर्बनाइजेशन को लेकर कि भाई साहब हमारे देश में कितनी % आबादी अर्बन एरियाज में रहती है, ये सब आपको सेंसस 2011 से मिल जाएगा, यानी कि 2011 से मिल जाएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडियन अर्बनाइजेशन की क्या कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव्स इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिरकार ब्रिटिश का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टू द इंडियन अर्बन डेवलपमेंट्स। आपको पता है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर कौन है इनके, रिपन को हम कहते हैं ना, रिपन, लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत कहाँ हुई, कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीरियड में हुई। तो इस प्रकार से साथ ही साथ यूनिवर्सिटी, मॉडर्न एजुकेशन जो आप देखते हो, वेस्टर्न एजुकेशन देखते हो, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट हुई। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं, अर्बनाइजेशन के कुछ ट्रेंड देखेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो अर्बनाइजेशन को ड्राइव करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज क्या है, सोशल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी पर अर्बनाइजेशन का सामाजिक प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द रूरल एरियाज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैसे अर्बनाइजेशन तो हम करते रहते हैं, लेकिन रूरल एरियाज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, ये वो वोमेन है, वो बेसिकली रूरल एरियाज में रह जाती हैं। जो बाकी कमाने वाले मेल वर्कर्स है ना, जो वर्किंग एज में है, वो बेसिकली अर्बन एरिया मूव करते हैं फॉर अर्निंग्स। तो इस प्रकार का एक प्रॉब्लम निकल कर आता है। अर्बनाइजेशन एंड 12 5 ईयर प्लान में हम देखेंगे। साथ ही साथ आप बार बार सुनते रहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिपोर्ट पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना, टॉपिक से इंटीग्रेट करना चाहिए आपको, कि अगर कोई टॉपिक है जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में और एआरसी उस पर कुछ बातें कर रहा है, तो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के रूप में यूज कर सकते हो, रिकमेंडेशंस के रूप में यूज कर सकते हो, और कोई बात नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ने बैठे 5000 पेज का, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बिकॉज बहुत सारे आंसर राइटिंग जब आप करते हो ना, मॉडल आंसर जो आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें इस प्रकार के रिपोर्ट कोट कर दिए जाते हैं। तो वहीं से उठा लो, चिपका लो, क्या हम पढ़ेंगे बैठ के पूरा, है ना। तो इस प्रकार की विचारधारा में नहीं रहनी है, नहीं तो लोड बढ़ जाते हैं भाई साहब। भरे पड़े हैं कंटेंट, कितना पढ़ोगे, है ना। एक पर पढ़ो, रिलाई करो, आगे बढ़ते रहो। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन नीति आयोग ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए है अर्बनाइजेशन के ऊपर, रेमेडीज क्या है अर्बन प्रॉब्लम्स के लिए, वे फॉरवर्ड में हम गवर्नेंस कैसे इंप्रूव करें, फंडिंग एंड फाइनेंस कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें, अर्बन पॉवर्टी, हाउसिंग एंड रिहेबिलिटेशन पर क्या कैसे कार्य हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये सब कुछ इश्यू है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। ओवरव्यू मैं बताता हूँ बार बार इसलिए देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक बैकग्राउंड, एक कोर जो कंसेप्ट है वो बिल्टअप हो सके, आप एक वाकिफ हो सको अर्बनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आइडिया लगे कि क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं। इतना बात तो आपको पता चल गया कि फ्लडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और एक और है, अफोर्डेबल एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत का कर सकता है, तो इस पर भी आप आंसर लिख सकते हो। साथ ही साथ एक और समस्या है अर्बन एरियाज की, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन टू डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रही है, आपको ही पता है ना, पहले पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती थी वाटर की, अभी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ये डाटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता तो है कम हो रही है। तो बेसिकली इसके कारण क्या हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है। साथ ही साथ पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नीड बढ़ती जा रही है। आजकल वॉशिंग मशीन सब आ रही है, तो ये सब वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, भर भर के रेनफॉल होता है। अभी आप देख लो मानसून के समय में भर भर के रेनफॉल होता है, लेकिन यही पानी बह जाती है नदियों के माध्यम से समुद्र में वापस चली जाती है। तो भाई साहब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो एक्सेसिव वाटर बहकर निकल जा रही है, इसको हार्वेस्ट कर लो, हार्वेस्ट कर लो, समस्या ही खत्म। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैनाल, लेक, जो ट्रेडिशनल वेल्स होते थे, कुएं पहले के समय में, या रूरल एरियाज में अभी भी जाओगे
तो आपको वो ट्रेडिशनल वेल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अब वो भी खत्म होती जा रही है। तो इस प्रकार से वाटर स्टोरेज हो जाता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बढ़िया तरीका था, लेकिन ये तरीके कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। तो चीज़ें आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं, हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब इतने बड़े बड़े प्रवचन हमने दिए, अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो अल्टीमेटली लाइक जरूर करें एंड शेयर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज आप शेयर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो। शेयर करिए फ्रेंड्स, बिकॉज हमें नीड है, हम अपने आप को सस्टेन करने के लिए हमें नीड है आपकी, एंड अल्टीमेटली आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन द सेंस कि आप शेयर भी कर दो, ठीक है? तो शेयर करिए, बहुत ही जरूरी है अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, ताकि उन सबको बेनिफिट मिले और अल्टीमेटली हम भी आगे बढ़े, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर कॉपरेशन। तो बेसिकली चलिए हम डिस्कस करते हैं अर्बनाइजेशन के बारे में। तो उसका एक डेफिनेशन जरूरी है आपको जानना। तो बेसिकली जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, या फिर इट इज ए प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन शिफ्ट। अब प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन में क्या हो जाता है, वी मूव टू द सिटीज, है ना? या फिर यूँ कह सकते हो कि चेंजिंग ऑफ द वर्किंग एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से हम सर्विसेज सेक्टर में जाते हैं, एग्रीकल्चर से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं, है कि नहीं है? सच एज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, करस्पॉन्डिंग चेंजेज ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स। और बिहेवियरल पैटर्न में भी चेंज आती है, हमारी सोच बुद्धि सब में बदलाव आते हैं। या फिर एक सिंपल सा डेफिनेशन आप दे दो कि बेसिकल अर्बनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले रूरल एरियाज होते हैं लेट से, अब वहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल फैक्टर्स आ गए, लेट से कि वहाँ पर कोई मिनरल रिसोर्सेज का खोज हुआ, अब वहाँ पर इंडस्ट्री आ गए उसको एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, वहाँ पर अब इंडस्ट्री सब आए तो अल्टीमेटली वहाँ पर लोग आएंगे काम करने के लिए, उनको पैसे मिलेंगे तो वो आसपास में रहना शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, बिकॉज उनको अच्छे खासे इनकम मिलेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, ठीक है? वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है बेटर एजुकेशन प्राप्त करे तो उसके बगल में स्कूल आ जाएगा। वो चाहेंगे कि बेसिकली एक अच्छा अर्बन लाइफ स्टाइल हो, तो एक प्रकार से होटल्स, रेस्टोरेंट्स वो सब भी आने शुरू होंगे, सर्विसेज अवेल करने शुरू होंगे, बिकॉज जब पैसे लोगों के पास आते हैं तो वो सर्विसेज की मांग ज़्यादा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से उनके नीड को फुलफिल करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट साइट, ये आप सुनते होंगे। तो इस प्रकार से आपका अर्बनाइजेशन का जो मेथड है वो डेवलप होता है। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? हालांकि आप अर्बनाइजेशन के और भी अच्छे डेफिनेशन लिख सकते हो, वो आप गूगल पे सर्च करके ऐड कर लेना, लेकिन मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया है अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता नहीं है। जस्ट सर्च इन द गूगल एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। बस लिखने के लिए, समझ तो आप गए हो ना, लिखने के लिए। चलो डाटा ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करते हैं। तो डाटा सबसे बेस्ट कौन होगा, सेंसस 2011 का। हालांकि सेंसस 2011 का, अभी 2021 का डाटा मिलता है सेंसस का तो सबसे मजेदार होता है, लेकिन आपको पता है ना कोविड-19 के दौरान ये अटक गई है। सेंसस 2021 अभी कंडक्ट होने में समय लग रही है, साथ ही साथ इसके डाटा रिलीज होने में 2024-25 भी जा सकता है, तो तब तक कौन इंतजार करेगा, ठीक है? हालांकि अगर कोई लेटेस्ट डाटा गवर्नमेंट रिपोर्ट के आपको मिलती है अर्बनाइजेशन के बारे में तो आप उसे भी कोट कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो चलो ठीक है, अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 37.7 करोड़। इसका मतलब रूरल एरियाज में लोग कितने रह रहे हैं, 83.3 करोड़। इसका मतलब दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो मेनली रूरल एरियाज में बसता है। वाई? बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन या फिर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो 31.1% जो आपका पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड है, बाकी आपके रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है? तो ये आप परसेंटेज यूज करो, पॉपुलेशन नहीं, परसेंटेज, ठीक है? और अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर ऑन एवरेज कितना अर्बनाइजेशन परसेंटेज है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? क्या भारत उस ग्लोबल एवरेज से ऊपर है या फिर नीचे है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितना हो रहा है तो आप देख सकते हो 2.76% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 टू 2011, यानी कि 2001 से 2011 के पीरियड में देखा गया है
तो 2.76 पर ईयर आपका जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हो रहे हैं। हालांकि अब तो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे होंगे, लेकिन डाटा चाहिए ना हमें। अब मोस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट की बात करें तो गोवा है ना, 62% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। फिर मिजोरम भी देख लो, तमिलनाडु है, दिल्ली देख सकते हैं, ये तो यूटी में आ गए। तो अगर मोस्ट अर्बनाइज यूटी की बात करें तो वो दिल्ली है, 97.5% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज, बिकॉज वहाँ पर रूरल एरियाज तो झलकते ही नहीं है। हालांकि वो इसलिए भी कि अब चूंकि दिल्ली एनसीआर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपको कुछ कुछ रूरल इन्फ्रिंजमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। चलो, लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद बिहार है, असम है, उड़ीसा है। एक दो याद रख सकते हो, अगर आप स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आप जरूर यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने अपने रीजन के लिए। अब चलो उसको मेजर करने के लिए कि भाई साहब क्वालिटी ऑफ लाइफ शहरों में कितनी अच्छी है नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था। क्या इनिशिएटिव लिया था? एक इंडेक्स तैयार किया था जिसका नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये बेसिकली हर एक शहरों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इवेलुएट करता है कि जो व्यक्ति रह रहे हैं पार्टिकुलर सिटी में, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। और ये रिलीज कर दी जाती है, याद रखना है आपको, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। ये 2020 का है, 2021 पता नहीं रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर लेटेस्ट में रिलीज हुआ है तो आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, ये आपको बताता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उस सिटी की क्या है, उस सिटी की इकोनॉमिक एबिलिटी क्या है, यानी कि एक प्रकार से कितना रोजगार दे सकते हैं, है ना, कितनी प्रकार की फैसिलिटी सब दे सकते हैं, कितनी ज़्यादा सस्टेनेबल है, रेजिलेंस है। रेजिलेंस मतलब क्या है? मजबूत, कि कोई अगर डिजास्टर आ जाता है, एक्सट्रीम इवेंट्स आ जाते हैं, तो वो सिटी कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो इन सब पैरामीटर्स के आधार पर ये इंडेक्स निकाली जाती है। तो मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलोर एक प्रकार से टॉप परफॉर्मर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बेंगलोर की अभी हालत देख रहे हो आप फ्लडिंग के कारण, तो एक प्रकार से कितनी ज़्यादा कंडीशन खराब है हमारे अर्बन सिटीज की, वो आप देख सकते हो। हालांकि ये बेंगलोर की ही बात नहीं है, मुंबई में भी जब इस प्रकार की एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है। दिल्ली में भी इसी प्रकार से होती है। पटना की ही बात करनी है तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से होती है, पूरा शहर डूब जाता है। समझ में आया? तो ये सब कुछ इश्यूज है। लेस मिलियन कैटेगरी में कौन है? शिमला है। तो बस ऐसे ही याद रखो। अब चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन, क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली बात तो यह है कि टर्सरी सेक्टर लेड ग्रोथ है। डेवलप कंट्रीज के सिटीज में देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ करवाते हैं सिटीज को, लेकिन यहाँ पर तो बात ही अलग है। टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ करवाते हैं। यानी कि यूँ कह सकते हो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गोल कर दिया है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से टर्सरी सेक्टर में घुस गए हैं। और ये सिर्फ सिटी की बात नहीं, हमारे देश की ही यही बात है, बिकॉज हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक प्रकार से उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए जितनी हमें देनी थी, इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है। उसी प्रकार से मेन सेक्टर ऑफ ग्रोथ की बात करें, यानी कि सिटीज को ग्रोथ कौन करवा रहा है, तो कम्युनिकेशन सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है, सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। वाई? बिकॉज सिटीज में लोग आएंगे काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है काम करने के लिए हो सकता है, पढ़ने के लिए हो सकता है, तो जाहिर सी बात है उनको घर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो आप देख सकते हो रेंटिंग हाउसेस जैसी बिजनेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और बढ़ी ही नहीं है, भर भर के प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसके गवाह आप खुद होगे, अगर आप रह रहे हो रेंटल एरियाज में तो इसके गवाह खुद होगे कि एक छोटा सा कमरा है और उसके आपको 10,000, 9,000, 8,000 रुपये रेंट लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको चीज़ें? साथ ही साथ कंट्राडिक्टिंग ग्रोथ। कंट्राडिक्टिंग ग्रोथ यानी कि वही हमने आपको बताया, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करवाते हैं सिटीज में, जबकि यहाँ पर बात कुछ और है, सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। और बात ये भी है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेट ग्रोथ अगर होता है तो इससे रोजगार काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी खुद की डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सेंटर ही नहीं बन सका, भारत का हो या फिर आपकी मेजर इंडियन सिटीज का हो, चलो अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है तो धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्लोली हो रहा है। और भी बहुत 50 प्रकार के फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में प्रमोट नहीं हो पाती। क्या 4-5 कारण आप बता सकते हो? बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो ये डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ सदर्न इंडिया का ट्रेंड आप देखो, जो नॉर्दर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, वहां पर आपका अर्बनाइजेशन काफी लो है, जबकि साउथ इंडिया की बात करो, चेन्नई ले लो, आपका मुंबई ले लो, बेंगलोर ले लो, हैदराबाद ले लो, जाहिर सी बात है वहां पर मोर अर्बनाइज्ड सिटीज मिलते हैं आपको, ठीक है।
कारण बहुत हो सकते हैं इसके, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हो सकता है ना, एजुकेशनल रिसोर्सेस फैक्टर सब है। ठीक है, अब ये बात भी है, अब इंडस्ट्री सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब आती है तो साउथ इंडिया में ज़्यादा आएंगी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है, यानी कि 1991 के बाद जब से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया था, जो साउथ इंडिया का डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बिकॉज एफडीआई आने लगी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी स्टेब्लिशमेंट हुआ, वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री स्टेब्लिशमेंट हुई, है ना। सर्विसेज सेक्टर की भी इंडस्ट्रीज हुई, जैसे आपका अमेजन की बात कर लो, फ्लिपकार्ट सब की बात कर लो, इन सब का हेडक्वार्टर आप देखोगे तो आपका बेंगलोर सब में मिलेगा, है ना। सॉफ्टवेयर हब वैसे भी हम बेंगलोर को कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बातें कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, टर्सरी सेक्टर लेड ग्रोथ है, मेन सेक्टर फॉर ग्रोथ कौन कौन से हमने देखा, कंट्राडिक्टिंग ग्रोथ है, सदर्न इंडिया में ज़्यादा आपका अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट वो भी हमने देखा है, वो इम्पैक्ट जो है साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आया है, जिसके कारण आपका एफडीआई एफआईआई सब साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्री एक्सपेंशन उधर ज़्यादा हो रही है। तो ये हमने देखा है। चलो पर्सपेक्टिव्स इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। पर्सपेक्टिव्स मतलब क्या, तो इसका सिंपल सा मतलब है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो बेसिकली जब अर्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो एक प्रकार से क्या क्या फेनोमेना हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है, इसको हम समझेंगे। तो पहली बात तो ये सोशियो कल्चरल फेनोमेना है। कहने का मतलब ये है कि सोशियो कल्चरल फेनोमेना मतलब क्या हुआ कि आप देखोगे कि जो अर्बन एरियाज है एक प्रकार से, वहाँ पर डाइवर्स इथनिक लिंग्विस्टिक रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, रोजगार करते हैं, एक ही कंपनी में है ना, एक ही एक प्रकार से बिल्डिंग में सब रहते हैं, तो एक प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट हुआ, इनफ्यूजन हुआ। समझ में आया आपको, फ्यूजन हुआ, एक प्रकार से फ्यूजन ऑफ पीपल विथ डाइवर्स बैकग्राउंड। तो ये एक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक प्रोसेस भी है, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और यही प्रोडक्टिविटी ये जो आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है ना, वो सिटी को ग्रो करवाने में मदद करता है। ठीक है, ये बातें हो गई। साथ ही साथ एक जियोग्राफिकल प्रोसेस भी है, बिकॉज जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर लोग माइग्रेट होकर आते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तो बात हो ही गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हो जो ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ द पीपल होता है वो भी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है आप भी देख लो, कि कोई लेट से कि आपका जॉब लग गया, ठीक है, तो हो सकता है आपका रेसिडेंट एरिया या स्टेट कोई और होगा, लेकिन जॉब लगा है कोई और स्टेट में, है ना। तो ये आपका होता है एक प्रकार से माइग्रेशन और चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिडेंस पीपल। ये चीज़ें हमने समझ गई, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं। चलो नेक्स्ट चलते, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश टू द इंडियन अर्बन डेवलपमेंट। देखो वैसे तो हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं ब्रिटिश को बहुत सारी पॉलिसीज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट में इनका योगदान रहा है। कैसे, तो बेसिकली अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने के पीछे इन्हीं का हाथ है। कैसे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हो ना, नगर प्रशासन जिसको हम कहते हैं, है ना, एक प्रकार से सिटी होगा उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है, हम आज भी कहीं ना कहीं सक्षम तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे इश्यूज आप अर्बन एरियाज में आप देखते हो। ठीक है, तो बेसिकली अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी पीरियड में हुई, ब्रिटिश काल में। जैसे 1687 से 88 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रकार से फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत में स्टार्ट किया था, सेटअप इन मद्रास। फिर बाद में आपका बॉम्बे कलकत्ता सब में भी लाया गया। चलो उसके बाद पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो बेसिकली आपको ही पता है ना, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ही पॉइंट है, भले अलग अलग कर दिए गए। तो बेसिकली आपको पता है ना, लॉर्ड रिपन ने रिजोल्यूशन 1882 में लाया था, जिसके माध्यम से वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करने का प्रयास कर रहे थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रमोट करने का प्रयास कर रहे थे इन द म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज। ठीक है, एंड आज हम उन्हीं को फॉलो भी करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन है, रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया। उसके बाद आप देख सकते हो मेट्रोपॉलिटन पोर्ट सिटीज, यानी कि जो तीन महत्वपूर्ण मौलिक मेट्रोपॉलिटन पोर्ट सिटीज है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है ना, उसके डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश का योगदान रहा है। और कलकत्ता की अगर हम बात करें तो वैसे तो समझ सकते हो कि पहले जो ब्रिटिश कैपिटल हुआ करता था वो कलकत्ता ही हुआ करता था, लेकिन बाद में शिफ्ट हुआ ना, ये दिल्ली बाद में शिफ्ट हुआ 1911 के दौरान। ये तो बात आपको ही पता होगी। तो बेसिकली कलकत्ता पहले एक रूरल फ्रिंज हुआ करता था, लेकिन इसको डेवलपमेंट करवाने में योगदान रहा है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का।
है ना। दैट्स वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री सब भी आई थी, ये आपने देखा भी होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पुरानी सब फैक्ट्रीज है बहुत सारी तो बंद भी हो गई है, और कोई नई कंपनीज जो है वहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय अन्य जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ करती है। साथ ही साथ हिल स्टेशन का डेवलपमेंट, जैसे नदर्न हिमालयज की ही बात कर ले तो दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, लैंसडौन, ठीक है, ये सब का डेवलपमेंट इन्होंने किया है। साउथ इंडिया में भी जो आपके हिल स्टेशन है, ऊटी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो इन सब का भी डेवलपमेंट है, अलॉन्ग विद सिविल लाइंस एंड कैंटोनमेंट। मॉडर्न एजुकेशन के बारे में तो आज आप जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन देखते हो, कॉलेज एजुकेशन देखते हो, इंग्लिश मीडियम में जो एजुकेशन देखते हो, कहाँ से निकल कर आई, ब्रिटिश के समय काल की है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज तो आपका ब्रिटिश पीरियड में ही सेटअप हुए थे। तो जहाँ कॉलेज आएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, एक प्रकार से कल्चर इनोवेशन का एक प्रकार से वो जोन कहलाएगा, तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स में डेवलप भी हो जाती हैं। ये बातें हमने देखा। अब अर्बनाइजेशन के कुछ ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अर्बनाइजेशन में क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात हम अर्बन माइग्रेशन की बात करते हैं। तो देख लो, अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब, माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेशन के बारे में हमने बताया था आपको, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन की बात करें तो मतलब क्या हुआ, विद इन द कंट्री। एक्सटर्नल माइग्रेशन मतलब क्या हुआ कि भाई साहब आउटसाइड द कंट्री। तो इंटरनल माइग्रेशन में आपका क्या हो सकता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो सकता है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके टाइप्स है। तो जब हम बात करते हैं अर्बन माइग्रेशन की, तो अर्बन माइग्रेशन में आपका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हो सकता है, या फिर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी हो सकता है। भाई साहब कोई दिल्ली में रह रहा व्यक्ति है, हो सकता है वो मुंबई चला जाए, तो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसके ट्रैक की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो 20% ऑफ टोटल माइग्रेशन जो इंडिया में होते हैं वो आपका अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है। यानी कि जो 20% टोटल माइग्रेशन के शेयर में बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो उसमें से 20% ऑफ द टोटल माइग्रेशन फ्रॉम वन अर्बन एरिया टू अदर अर्बन एरिया। एंड जब हम बात करते हैं ओवरऑल अर्बन माइग्रेशन की, जिसमें रूरल टू अर्बन एज वेल एज अर्बन टू अर्बन आ जाता है, तो वो 40% है, ठीक है। लेकिन एक बात आप हमें बताओ, जब हम रूरल टू रूरल माइग्रेशन कर कहते हैं तो क्या होता है, क्योंकि माइग्रेशन आपका रूरल टू रूरल भी हो सकता है, तो उसका शेयर क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो हम ये आपको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। ये सेंसस 2011 की डाटा है। 54% जो माइग्रेशन होता है वो आपका रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। तो बचे 40% क्या हो गए आपके, अर्बन माइग्रेशन हो गए, समझ में आया? और कुछ बचे वो डिफरेंट टाइप्स में आ जाएंगे। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इसके बारे में क्या ट्रेंड निकल कर आता है, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है आपका, गवर्नमेंट इस पर खूब फोकस करती है। बिकॉज कोई भी अर्बन सिटीज को ले लो, ये जो ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक है, ये पिलर है एक प्रकार से अर्बन को थ्राइव करने के लिए। अलॉन्ग विथ हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ दें, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अर्बन सिटी को ग्रो करवाने में मदद करती है। आप ही सोचो, अगर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक नहीं हुआ तो कंपनी क्यों आएगी, समझ में आया? हम लोग कैसे जा पाएंगे रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए कैसे जा पाएंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स कैसे मूव करेगी। तो ये बेसिक चीज़ें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाते हैं अर्बन सिटीज में, सो दैट वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब का अट्रैक्शन हो। सिटीज एक्सपेंड कर रही है, सिटीज इन द सेंस पॉपुलेशन तो बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ, आपको ही पता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो सिटीज है ना, वो तो एक सर्टेन पॉपुलेशन को थ्राइव करेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, सिटी एक्सपेंड करेंगे, बढ़ेंगी, है ना, एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंशन के दौरान आपका जो नए नए बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट सब आएगा, और ये सब तो कितनी तेजी से ग्रो कर रही है बिल्डिंग हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर, ये तो आप भी जानते हो, है ना। आप जो जहाँ पर भी रहते हो अर्बन सिटीज में, चाहे वो मुखर्जी नगर हो या फिर आपका जो करोल बाग हो, वहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे रूम होते हैं और कितनी ज़्यादा एक प्रकार से कॉस्ट होती है। तो एक बात भी कहा जाता है कि जो हम स्टूडेंट है ना, वो हम स्टूडेंट कहीं ना कहीं हम अपने देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम बुक खरीदते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए भर भर के बुक खरीदते हैं, पर खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, साथ ही साथ हम चाय पीने बैठते हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, साथ ही साथ हम रूम खरीदते हैं रेंट के लिए, है ना। तो ये सब क्या है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। तो हम कुछ ना कमा कर भी हम देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो है आप देख सकते हो वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है
देश के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में, हालांकि हमें ही रोजगार नहीं मिलती है ना, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हो? जल्दी से आप बताओ। तो चीज़ें समझ में आई आपको? साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो सब भी बनाए जाते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात कर लो, है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। तभी जाके स्मार्ट सिटी डेवलप होंगी, इंडस्ट्री सब एक साथ आएंगी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स से कि अगर हम बात करें कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे एनटीपीसी की बात कर लेते हैं, तो एनटीपीसी में आप देखोगे कि जो आपका जहाँ प्लांट होगा ना उसी के आसपास में एक कॉलोनी बना दी जाती है, सो दैट जो वहाँ के एम्प्लॉयर है ना वो रहे, काफ़ी ज़्यादा दूर ना जाए, उनको आने जाने में परेशानी ना हो, है ना, लेस ट्रेवल टाइम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। साथ ही साथ एयर स्पेस का भी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। आप देख सकते हो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स वो आने वाले समय में डबल होने वाली है इन द नंबर ऑफ ईयर्स टू कम। और इतना ही नहीं, उसके लिए आपको जो एयरपोर्ट्स, मोर एंड मोर एयरपोर्ट्स की नीड्स पड़ेगी, बिकॉज कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको डीकंजेशनाइज करने के लिए हमको ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। चलो ये हमने डिस्कस किया। चलो हम देखते हैं फैक्टर्स ड्राइविंग द अर्बनाइजेशन इंडिया, वो क्या क्या फैक्टर्स है जो अर्बनाइजेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो बेसिकली क्यों व्यक्ति अर्बन एरियाज के पीछे भागते हैं, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि अर्बनाइजेशन को ड्राइव करने के लिए वो क्या क्या फैक्टर्स है। तो बेसिकली पहली बात तो ये, इसको आप समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेटर फैसिलिटीज उपलब्ध है, बेटर फैसिलिटीज इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, तो अल्टीमेटली लोग इधर मूव करेंगे, जहां पर सुविधाएं ज़्यादा होती है लोग उधर मूव करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ सोशल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज उपलब्ध होती है, एज वेल एज अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बिकॉज मोर एंड मोर अर्बनाइजेशन सिंपल सा मतलब है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आप जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देख रहे हो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अलॉन्ग विथ इरेटिक नेचर ऑफ इंडियन मानसून। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए। एग्रीकल्चर आपको पता है हमारे देश में मानसून पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन क्या मानसून हमारे पर डिपेंडेंट है? नहीं, वो अपनी मनमानी करता है। जब आने का होगा तो आएगा, नहीं आने का होगा नहीं आएगा। जब ड्राउट क्रिएट करने का होगा तो ड्राउट क्रिएट कर देगा, जब पूरा एक्सेसिव रेनफॉल करने का होगा वो एक्सेसिव रेनफॉल भी करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इरेटिक नेचर है इंडियन मानसून का, तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ड्राउट सिचुएशन में या फिर नेचर कैलामिटीज में रूरल पीपल लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए क्या करते हैं, सिटीज चले जाते हैं। अलॉन्ग विथ पॉपुलेशन मूवमेंट होता है। पॉपुलेशन मूवमेंट इन द सेंस कि जो एरिया है जहाँ पर डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस है वहाँ से लोग मूव करना चाहेंगे, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं तो वो मूव करते हैं। अलॉन्ग विथ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, अगर प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे हम पूरा की बात करते हैं ना, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज, अगर वो सारे बेसिक कम्युनिटीज हम दे, एजुकेशन दे या फिर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो लोग क्यों जाएंगे? ज़्यादातर लोग किस लिए जाते हैं? अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में, तो एक तो ये है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एजुकेशन फैसिलिटीज वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। एक नहीं, ये दो मेजर फैक्टर है। बाकी हेल्थ रिलेटेड इश्यू सब वो भी आपका एक फैक्टर है, लेकिन वो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है लोगों को। लेकिन हाँ, लेकिन ये दो जो फैक्टर्स है, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया प्लस आपका जो अपॉर्चुनिटीज हो गई, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वो दोनों मिलने लगेंगी तो जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा आएगा। ठीक है, तो हो सकता है लोग वहीं पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने लगे, तो ऐसे चलता है आपका। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फंड भी कर सकती है। साथ ही साथ लाइफ स्टाइल है ना, हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कोई अर्बन एरियाज है तो वो सोचेंगे कि विदेशों में जो ट्रेंड चल रहा है वो हम अर्बन एरियाज में फॉलो करें। साथ ही साथ रूरल एरियाज में क्या होता है कि भाई साहब जो अर्बन एरियाज में ट्रेंड चल रहा है उसको हम रूरल एरियाज में फॉलो करें। ये सब कुछ बातें हैं। तो ये हो गई। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ एम्यूनिटीज जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, ड्रेसिंग कोड, इनलाइटनमेंट, लिबरलाइजेशन। ठीक है, अलॉन्ग विथ इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी। इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी इसको समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एरिया था लेट्स से, ठीक है, वो एरिया कुछ भी डेवलप नहीं था, अब वहाँ पर अचानक से पता चला कि वहाँ पर भर भर के मिनरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब वहाँ पर क्या होगा, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्या होगा, इंडस्ट्री आएगा, कंपनी आएगा। अब जब इंडस्ट्री कंपनी आएगा तो रोजगार की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ के जो लोकल्स होंगे उनको रोजगार मिलेगा, वो स्किल्स मिलेगी उन्हें। तो धीरे धीरे क्या होगा, यही जो एरियाज है ना वो आपका विकसित होने लगेगा, बिकॉज वहाँ की जो
इनकम है लोगों की वो बढ़ेगी, लाइवलीहुड बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो धीरे धीरे सर्विसेज की डिमांड करेंगे। अब जब डिमांड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला भी तुरंत आएगा, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ के चलो कि कोई भी आपका एरिया है ना, वो अर्बन एरियाज में तब्दील हो सकता है। तो यहीं पर आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज ये भी आपका धीरे धीरे होती हैं, तो अल्टीमेटली मदद करती हैं इन द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो ये सब हमने देखा। आप चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज इन इंडिया। हमने तो भर भर के देख लिया कि भाई साहब किस प्रकार से सब कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आप लिंक कर सकते हो। आप देख बताओ ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। साथ ही साथ हाउस एंड लैंड रेंट, मतलब हाउस एंड लैंड के जो आपके कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? क्यों? बिकॉज ओवर पॉपुलेशन प्रेशर प्रोवाइड करेगा किस पर? लिमिटेड अर्बन लैंड एरियाज पर। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ा दिया जाएगा, बिकॉज सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, कॉस्ट बढ़ा दिया जाएगा। और इससे इसको आप बिल्कुल फेस करते होगे। अगर आप रह रहे हो दिल्ली सब में तो आपको भी पता होगा कि रेंट की क्या खास्ता हाल है ना, मनमाना रेंट लिया जाता है। ठीक है, बिकॉज नीड है आपकी, तो आपको उसे देना पड़ता है। अलॉन्ग विथ वाटर सप्लाई की इश्यूज, क्रिएशन ऑफ लार्ज स्लम एरिया, ये आप देख सकते हो मुंबई वाले की बात कर लो या फिर दिल्ली में भी आप देखोगे कि जगह जगह पर आपका स्लम एरियाज क्रिएट हो गए, बिकॉज इनके पास पैसे नहीं है कि ये बड़े बड़े घर में जाएंगे और अपनी रेंट खरीदेंगे, रेंट पर रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, स्लम एरियाज का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ओवर क्राउडिंग है। ओवर क्राउडिंग इन द सेंस देख लो 5 to 6 people लिविंग इन वन रूम विच इनकरेजेज द डिजीज एज वेल एज क्रिएट द कंडीशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड एल्कोहलिज्म। बिकॉज हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्राइवेसी भी चाहते हैं। अगर प्राइवेसी ही नहीं सेफ गार्डेड है हमारी, तो हम एक प्रकार से असंतुष्ट फील करने लगते हैं, है कि नहीं? अलॉन्ग विथ ड्रेनेज सिस्टम, ये तो हर सिटी की ही प्रॉब्लम है। जहाँ देखो कचरे का भंडार बना रहता है, जहाँ देखो अगर बारिश हुई तो पूरा जो है कचरे रोड पर ट्रेवल करने लगता है। ऐसा लगता है कि रोड नहीं नदी आ गई है कि नहीं है? बैड सैनिटेशन इश्यूज, गार्बेज भरे पड़े हैं, उसको रिमूव नहीं किया जाता। क्लीनिंग ड्रेन्स ये सब नहीं होती। अनक्लॉजिंग शिवर्स, यानी कि जो शिवर्स हैं वो क्लॉज रहते हैं। एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि प्रॉपर ड्रेनेज पास नहीं हो पाता, जबकि ये सब म्यूनिसिपैलिटीज की मेन जॉब्स है, लेकिन यही सब नहीं करते हैं, है ना, फेल टू परफॉर्म। अलॉन्ग विथ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एक होता है, प्लान्ड अर्बनाइजेशन एक होता है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। प्लान्ड मतलब क्या है, हमें पता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर ये ड्रेनेज होनी चाहिए, यहाँ पर ये ड्रेनेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप यूरोप सब में देखोगे प्लान्ड अर्बनाइजेशन है। भारत में सिटीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के माध्यम से ग्रो हुई है ना। यानी कि कोई फ्यूचरिस्टिक अर्बन प्लानिंग नहीं है, कोई बात सोची नहीं गई कि यहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो हो सकता है यहाँ पर कभी फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ जाए। जैसे जो तमिलनाडु में फ्लडिंग आई थी 2015 में, आपने सुना भी होगा। क्यों आई थी? बिकॉज लोअर रीजन था और वहां पर आपका बिल्डिंग बना दी गई थी, गड्ढे को भर भर के एक प्रकार से बिल्डिंग बना दी गई थी। जिसके कारण क्या हुआ, जब आपका एक्सेसिव रेनफॉल हुआ तो सारा पानी इस डिप्रेशन में जमा हो गया और फ्लडिंग आ गई। समझ में आ रहा है? ये हमने एक एग्जाम्पल दिया, और भी है। अलॉन्ग विथ डिक्रीज्ड ग्रुप सॉलिडिटी, यानी कि जो फीलिंग्स है एज ए कम्युनिटी वो कम हुई है। ठीक है, साथ ही साथ स्लम एरियाज का बढ़ावा हुआ है। और स्लम एरियाज की ही बात करें तो इसको एक प्रकार से समाज ने आइसोलेट ही कर दिया कि नहीं बता तुम उधर ही ठीक हो। अलॉन्ग विथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यू है, पुअर रोड डिजाइन है, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन है। ये सब तो कॉमन सी बात हो गई लगता है, इस पर कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलता। साथ ही साथ इंक्रीजिंग रूरल अर्बन डिवाइड, इंक्रीजिंग रूरल अर्बन डिवाइड का मतलब ये होगा, पहली बात तो इनकम गैप होती जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि अब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया जाते हैं अर्न करने के लिए, तो बच गए कौन? ओल्डर पॉपुलेशन बच गए और साथ ही साथ वोमेन बच गई। तो बेसिकली जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो आपका रूरल एरियाज में बढ़ती जा रही है, और जो कमाने वाले हैं वो बेसिकली अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। तो इसके कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए रूरल एरियाज में वो कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है। तो रूरल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कौन करेगा? वो तो सिर्फ रेमिटेंसेस पर ही आधारित हो जाएगी ना, हाँ कि बाहर से मेरा बेटा या बेटी पैसे भेजेंगे तो हम जो है अपने लाइवलीहुड को चलाएंगे, इस प्रकार की फीलिंग्स निकल रही है। ठीक है, हम लोग
एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, और एक बार हम ढल गए तो फिर हम वापस गांव नहीं जाना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें आप समझ रहे होगे जो हम बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इंक्रीज इन अर्बन क्राइम, अर्बन क्राइम में तो बढ़ ही गया। और ये अर्बन क्राइम क्यों बढ़ गया? बिकॉज देर इज इम्बैलेंस इन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो जब इम्बैलेंस रहेगा रिसोर्स अवेलेबिलिटी का, यानी कि लोगों के पास खाने सबके लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो किधर जाएंगे अपनी पेट भरने के लिए? चोरी चकारी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भैया आप देखते हो दिल्ली सब में चैन स्नैचिंग सब होता है, तो ऐसा में पेशा बन गया, धंधा बन गया है, समझ में आया? ये हमने देखा। चलो अब हम देखते हैं सोशल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी की, सामाजिक प्रभाव क्या हुआ है अर्बनाइजेशन का भारतीय समाज में। तो उसको हम स्टेक होल्डर्स के आधार पर देखेंगे। फैमिली पर क्या प्रभाव हुआ, सोसाइटी पर क्या प्रभाव हुआ, वुमेन एंड गर्ल पर क्या प्रभाव हुआ, इस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फैमिली के लेवल पर क्या चेंजेज आई है? तो फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। कैसे? पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहते थे, आराम से सुख दुख शेयर करते थे। अब जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम आ गए हैं कि नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। साथ ही साथ दूसरा चेंज ये भी हुआ ना कि जो इगलुटेरियन फैमिली सिस्टम है वो रिप्लेस कर रहा है हमारे ट्रेडिशनल हस्बैंड डोमिनेटेड फैमिली टाइप को। बिल्कुल सही, ये आप देख रहे होगे। अब महिलाएं भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हिस्सा बन रही है, तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। तो दोनों बात हुई है, हम ज्वाइंट से न्यूक्लियर भी हुए हैं, साथ ही साथ हम इगलिटेरियन फैमिली सिस्टम की भी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर वुमेन को भी इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अलॉन्ग विथ अटैचमेंट टू फैमिली। तो इसमें एक बात कही गई है कि जो आईपी देसाई है, कोई व्यक्ति है ये, उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट देयर इज ए गैप बिटवीन द व्यू पॉइंट्स ऑफ ओल्डर जनरेशन एंड द यंगर जनरेशन, लेकिन जो अटैचमेंट है चिल्ड्रन का टू देयर फैमिली, ये वीक नहीं हुई है, ये अभी भी बनी हुई है, ठीक है। फीलिंग्स अभी भी मजबूत है। तो इस हिसाब से हम सोसाइटी के लेवल पर हम देखें तो किनशिप रिलेशंस, कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड ऑफ कम्युनिटी है ना, एक प्रकार से जो फीलिंग्स है वी एज ए कम्युनिटी, वी एज ए ग्रुप, वो डिसरप्ट हो रही है ऑल ओवर द अर्बनाइज्ड एरिया। तभी तो आप देखते हो कि एक ही बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स है, लेकिन ये बगल के व्यक्ति कौन है क्या है किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है ना। जबकि अगर गांव की बात करें तो एक फैमिली है उसको बहुत सारे लोग जान जाते हैं, लेकिन एक ही जगह पर रहकर अर्बन एरियाज में आसपास के व्यक्ति को, फैमिली को नहीं जान पाते। तो ये सब भी कुछ बातें निकल कर आती है। साथ ही साथ इंटरनल फ्यूजन इन द सोसाइटी, इंटरनल फ्यूजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अर्बनाइजेशन के कारण फ्यूजन हुआ है सोसाइटी में, इन द सेंस कि अब जो कास्ट क्लास या फिर एक प्रकार से रिलीजियस इश्यूज सब थे ना, जो एक प्रकार से लोगों को अलग रखते थे, वो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में आपको कम दिखेगी, बिकॉज यहाँ पर फ्यूजन होता है सब कास्ट का हैपनिंग इन द अर्बन एरियाज। बिकॉज ऑफ इंटर कास्ट मैरिजेज प्रमोट होती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जॉब सब मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक रिलेशंस है ना, वो कहीं ना कहीं ये जो सोशल डिस्टर्बेंसेस को साइडलाइन करवा पाने में सक्षम हो रही है। साथ ही साथ कास्ट पंचायत का जो प्रभाव है कम हुआ है, वीक हुई है ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू द परसीव्ड लेस अथॉरिटी ऑफ कास्ट पंचायत। एंड कास्ट आइडेंटिटी की बात करें तो आप कहीं ना कहीं कास्ट आइडेंटिटी अर्बन एरियाज में, मैं बात कर रहा हूँ अर्बन एरियाज में, वो आपका डिमिनिश हो रही है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मॉडर्न स्टेटस। तो इन सब के कारण आपका कास्ट आइडेंटिटी भी मिनिमाइज हो रही है। नहीं तो पहले क्या होता था, अभी भी आप जाओगे रूरल एरियाज में तो कास्ट आइडेंटिटी अभी भी काफ़ी मजबूत है। इवन क्या बिहार में आप देखते हो जो इलेक्शन सब होते हैं, कास्ट आइडेंटिटी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि नहीं है? तो वुमेन एंड गर्ल्स की बात करें तो वुमेन स्टेटस की बात करें तो हाँ चलो ठीक है, अर्बनाइजेशन के कारण सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस महिलाओं की बढ़ी है, और अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ब्लू एंड वाइट कॉलर जॉब्स में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल जॉब होते हैं एक प्रकार से। आप हमें बताओ डिफरेंसेस क्या है? हमने इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में आपको बताया भी है, ब्लू कॉलर जॉब्स वर्सेस वाइट कॉलर जॉब्स क्या अंतर है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है महिलाएं जॉब कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आएगी, और जहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आएगी वो अपने डिसीजन लाइफ के खुद ले सकती है। तो ये इंपावरमेंट है, वोमेन इंपावरमेंट का एक तरीका है। साथ ही साथ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वो आपका अर्बन एरियाज में ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन वल्नरेबिलिटीज भी है, लाइक सेफ्टी एट वर्क प्लेस, ये भी कंसर्न है। अलॉन्ग विथ वोमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस, ये भी बढ़ रही है। जैसे सर्विसेज सेक्टर सब में देख लो, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को। इवन वॉट गवर्नमेंट सर्विसेज में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर एक प्रकार से आगे आ रही हैं, आपने
देखा ही है यूपीएससी के जो रिजल्ट निकली है 2021 वाली, है ना, तीनों महिलाएं ने ही टॉप किया है। तो ये सब भी काफ़ी अच्छी बात है। पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स सब में भी बढ़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। अब स्पोर्ट्स कल्चर है, स्पोर्ट्स कल्चर महिलाओं को एक प्रकार से इंट्रोड्यूस करना, ये अर्बन एरियाज ने कंट्रीब्यूट किया है। रूरल एरियाज में आप देखो स्पोर्ट्स छोड़ो, एजुकेशन तो दी नहीं जाती, स्पोर्ट्स सब की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, है कि नहीं है। तो ये सब चेंजेस बदलाव आ रहे हैं। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में भी सुधार हो रहा है, जैसे महिलाएं जो है ग्रेटर फ्रीडम ऑफ चॉइस इंजॉय करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग अलॉन्ग विथ वर्कलोड। तो ये भी एक बड़ी इश्यू निकल कर आ रही है, बिकॉज यहाँ पर अब महिलाओं को एक प्रकार से ड्यूल रोल प्ले करना पड़ता है, एक सोशल भी, सामाजिक भी, और एक प्रोफेशनल भी। यानी कि जब वो वर्क करते हैं, सोशल मतलब क्या, केयरिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, है कि नहीं है। तो इसके कारण थोड़ा वर्कलोड जो है महिलाओं की बढ़ी है। अलॉन्ग विथ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल सिक्योरिटीज। कहने का मतलब यह है कि अभी भी अर्बनाइजेशन ने कोई रेडिकल चेंज नहीं लेकर आया है ट्रेडिशनल पैटर्न में। जैसे फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज अभी भी होता है डॉरी के साथ। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ द रूरल एरियाज। देखो मैं आपको ये सब चीज़ें डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने वाली कुछ है नहीं, कंसेप्चुअल चीज़ें है नहीं। आराम से एक पॉइंट कीवर्ड याद रखो और आगे बढ़ो, है ना। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे देख लो इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द रूरल एरियाज, तो क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो रैपिड सोशल चेंज। रैपिड सोशल चेंज करने का मतलब ये है कि भाई साहब ये टॉपिक ध्यान रखो, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरियाज पर क्या इम्पैक्ट हुए हैं अर्बनाइजेशन के, इसकी बात हम कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहली बात तो सोशल चेंज देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की जो हवा लगी है अर्बन एरियाज को, तो वो जो आपका प्रभाव है वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में भी तो दिखेगा। कोई आइसोलेटेड प्रोसेस तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप शिक्षा ले रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, जो भी स्किल्स आप सीख रहे हो अर्बन एरियाज में, वापस अगर गांव में आते हो तो वही इनोवेटिव आइडियाज, वही आपका स्किल्स रूरल एरियाज में काम देता है। अल्टीमेटली आप हो सकता है वहाँ पर भी बिजनेस करो, ठीक है। अब जो भी आपने कल्चर अर्बन एरियाज में देखा समझा है, उसको आप एक्सप्रेस करोगे रूरल एरियाज में, तो वहाँ पर भी सोशल चेंज आएगा, है ना। वहाँ पर भी जो माइंड है वो ओपन होगी। तो ये बात हम कह रहे हैं। अलॉन्ग विथ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये तो ट्रेंड है ही है कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन बना है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी सबके लिए। अलॉन्ग विथ सिंबल सोशल प्रेस्टीज, इसको समझिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज एक प्रकार से होता है ना, जैसे गांव में कोई व्यक्ति है, अब वो बोलेगा भाई तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ कमाने के लिए, ठीक है। तो जो बगल वाला व्यक्ति है वो बोलेगा दिल्ली जा रहे हो, वाह कितना बढ़िया लाइफ है तुम्हारी, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है, दिल्ली जा रहे हो, फोन करना जरूर, वीडियो कॉलिंग करना जरूर। उसी प्रकार जो अर्बन एरियाज में होंगे ना, अगर वो फॉरेन जा रहे हैं, तो फॉरेन जा रहे हैं तो एक प्रकार से सोशल प्रेस्टीज उसके लिए बढ़ेगी। अच्छा तुम अरे फॉरेन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यूरोप। तो इस प्रकार से सोशल प्रेस्टीज का एक सिंबल भी कह सकते हो। और अगर रूरल एरिया से कोई व्यक्ति फॉरेन में चल जाए तब तो भाई साहब पांचवें आसमान पर पारा रहता है, इतनी ज़्यादा सोशल प्रेस्टीज बढ़ जाती है ना। तो ये फीलिंग है एक प्रकार से निकलती ही है। तो सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो अर्बन एम्प्लॉयमेंट बिकम्स द सिंबल ऑफ हायर सोशल प्रेस्टीज अलॉन्ग विथ इमिग्रेंट वर्कर्स इनफ्लक्स प्रॉब्लम, ये तो है ही है। यानी कि इसको भी समझिए, जैसे लेट्स से कि हम बात करते हैं कोई सिटीज है, अब सिटीज के आसपास रूरल एरियाज होगा, विलेज होगा, तो सिटीज में ओवर पॉपुलेशन हो गई, इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो कंजेशन के कारण क्या होगा, लोग जो है मूव करेंगे नियर बाई एरियाज की तरफ। तो नियर बाई एरियाज में क्या मिलेगा, गांव मिलेगा, विलेजेस टाइप इन्वायरमेंट मिलेगी, ठीक है। तो एक प्रकार से यही बात यहाँ पर कही जा रही है, इमिग्रेंट्स वर्कर्स इनफ्लक्स पोजिशन प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि विलेजेज विच आर लोकेटेड नियर द टाउन्स रिसीव इनफ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी हाउसिंग मार्केटिंग सबकी समस्या निकल कर आती है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसे तो कंट्रीब्यूट करता है। जैसे दिल्ली की बात कर लो, तो पहले दिल्ली होता था, अब दिल्ली एनसीआर हो गया, दिल्ली एनसीआर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यूपी एज वेल एज अदर स्टेट्स को भी अपने अंदर ले चुका है। अलॉन्ग विथ ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी टू सम पॉकेट्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, जैसे आपका कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, अब वो तो ग्रोथ हो रहा है, अब उसके साथ साथ जो इसके आसपास के विलेज है वो भी ग्रो होने लगेंगे, है ना। उनको भी वो सारे अर्बन फैसिलिटीज सब धीरे धीरे वहाँ पर भी मिलने लगेगी।
दिल्ली एनसीआर से फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स, इनोवेशन एंड आइडियाज, तो जो भी हम अर्बन एरियाज में सीखते हैं देखते हैं, है ना, जो भी इनोवेटिव आइडियाज है बिजनेस से रिलेटेड आपका, तो वो सब का भी डिफ्यूजन होता है। वही सब हम आके गांव के लोगों को बताते हैं कि भाई साहब देखो एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, तो देखो आपका जहाज ऐसे चलती है, मेट्रो में ये होता है वो होता है ना। या फिर यूँ कह सकते हो कि अर्बन एरियाज में इस टाइप की जॉब्स हैं, रूरल एरियाज में भी लाए जाएँ। तो ये सब न्यू थॉट्स आइडियोलॉजी ये सब डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम द सिटीज टू द रूरल एरियाज ड्यू टू द फैसिलिटीज ऑफ रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, या फिर हम लोग भी हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स भी टेलीफोन के माध्यम से हम बताते हैं ना कहानी, हाँ आज बरसात हो रही है यहाँ पर, वहाँ कैसा हाल है, इस टाइप से। नॉन आइसोलेटेड फेनोमेना, नॉन आइसोलेटेड फेनोमेना यानी कि जो भी आपका चेंजेस सिटीज़ में हो रहे हैं वो धीरे धीरे रूरल एरियाज में आ ही जाती हैं, ठीक है। जैसे फैशन की कॉपी की बात कर लो, तो जो डेवलप कंट्रीज में फैशन चल रहा है वो आपका अर्बन सिटीज में आएगा। लेट्स से कि इंडिया के अर्बन सिटीज में, अब जो इंडिया के अर्बन सिटीज में फैशन आया धीरे धीरे रूरल एरियाज में शिफ्ट होगा, ठीक है नहीं। अलॉन्ग विथ इंक्रीज कंटिन्यूटी, स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेट्स से कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो भी लाए गए हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो भी आपका अर्बन सेंटर से निकल कर आता है क्योंकि प्रभावित होते हैं अर्बन सेंटर से। जैसे एग्जांपल की बात कर लो, जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। अगर अर्बनाइजेशन नहीं होता तो हम लोग अभी भी सब्सटेंस एग्रीकल्चर कर रहे होते, क्यों कमर्शियलाइजेशन करते हैं, हमारी नीड पूरी हो रही ना, बस ठीक है, तो उसी को तो सब्सटेंशिएट करते हैं, सब क्या कहते हैं उसको भाई साहब, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, हाँ। तो चलो यहाँ तक हमने कवर किया, होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल्स। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, मेजर आर्टिकल्स सब कवर कर लिए हैं। यहाँ पर ये देखिए ये छूट गया लगता है, हाँ, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, यहाँ से शुरुआत करो, क्लाइमेट चेंज, ये सब इंटरलिंक्ड है कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ तो इसका मतलब क्या है, पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार से क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेग्लिजिबल पावर दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को, एलोंग विथ पुअर अंडर अर्बन ड्रेनेज सिस्टम, तो क्लाइमेट चेंज, तो इस प्रकार से पैटर्न बनाया गया है। तो ये हमने देखा फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड इट। चलो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपका स्लम के प्रॉब्लम्स को, स्लम का प्रॉब्लम भी आपको पता है, बस उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, बाकी आप ओवरव्यू आपको पता ही है स्लम्स के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, बिकॉज आपको बताना है कि कैसा लग रहा है, ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, ठीक है, किस प्रकार से हम आपको मदद कर पा रहे हैं, ये सब आप बताओ कमेंट सेक्शन में। आंसर राइटिंग लिखना ना भूले, कई आंसर राइटिंग, चाहे गलत ही सही जो भी है, आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन आंसर राइटिंग डू प्रैक्टिस। तो बेसिकली हमने अर्बनाइजेशन का जो एक पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। एक्चुअली अगर ज़्यादा आपको हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, इसलिए लेक्चर को छोटा रखते हैं 1 घंटे की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटली इस अर्बनाइजेशन के टॉपिक को ख़त्म करने वाले, धाराशाही करने वाले। तो क्या आप बताओ चीज़ें सही लग रही है आपको, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्लम्स के इश्यूज को डिस्कस करने वाले, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड 12 5 ईयर प्लान, उसमें क्या बातें कही गई, मेजर्स क्या लिए गए, मेजर्स में बहुत सारे कुछ लिए जाते हैं कोशिशें, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करो, इंक्लूसिव सिटी की बात करो, ठीक है। इनफैक्ट वाट जो आपका स्मार्ट सिटी सब है वो सब भी आप यूज कर सकते हो। क्या कुछ इश्यूज रहती हैं वो हमें देखना है। बाकी आपका टॉपिक मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का या फिर 40 मिनट का होगा, उसके बाद ये टॉपिक आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस आप अपना कॉपरेशन जारी रखें, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे, बिकॉज हमने जो आपके लिए जिम्मेदारी ली है उसको पूरा करना ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका कॉपरेशन जारी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।